प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का जो है विज्ञान का मॉडल पेपर आपको यहाँ पर हल कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़ जाइए और इन पूरे का पूरा पेपर हल कीजिएगा। पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और तैयारी के लिए आप लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर कि विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के यहाँ पर जो है 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और रसायन विज्ञान के 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और जीव विज्ञान के 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिन जो है ये 20 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलेंगे। ठीक है, इसमें 7 भौतिक विज्ञान के, 6 रसायन विज्ञान के और 7 जीव विज्ञान के, जिनका जो है आपको आंसर केवल टिक मार करके देना है। ठीक है, और वैसे शायद आपको OMR सीट दी जाए, उस पर आपको भरना होगा और इसको कॉपी पे लिखा नहीं जाना है। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है। देखिए ये कहा गया कैपिटल G का मात्रक कितना है। अब मात्रक पता करने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। जब तक सूत्र नहीं पता होगा मात्रक आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई फार्मूला बताइए जिसमें कैपिटल G आ रहा हो, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो फार्मूला बनता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। इससे जो है कैपिटल G का मात्रक निकाल सकते हैं। तो क्रॉस गुणा कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2। अब कैपिटल G बराबर लिख लीजिएगा तो F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। बस मात्रक यहां से लिख लीजिएगा। F क्या है, बल यानी न्यूटन हो जाएगा। तो न्यूटन जरा देखो, न्यूटन तो सबके साथ में लगा हुआ है, गुणे मीटर स्क्वायर, आर दूरी है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसमें ऑप्शन देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको चेक करिएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है चाल, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी आवेग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। ठीक है, क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए यहां पर जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी त्वरण। अगला क्वेश्चन आता है 3, संवेग कौन सी राशि है। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि सदिश राशियां और अदिश राशियों के विषय में, तो संवेग कैसी राशि है, संवेग है सदिश राशि, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर है। किसी वस्तु को गति प्रदान करता है, यानी कि गति प्रदान करने वाला कौन सा बल है। ऑप्शन नंबर ये दिया है घर्षण बल, दूसरा है संतुलित बल और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा ऑप्शन है असंतुलित बल। तो बताइए कि वस्तु को गति प्रदान करने वाला कौन सा बल है। तो वस्तु को गति प्रदान करने वाला कौन सा बल है, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा सही होगा। तो देखिए घर्षण बल जो है वो गति प्रदान करने वाला नहीं है, बल्कि ये जो है रोकने वाला है। क्यों, क्योंकि घर्षण बल सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है, तो ये तो गलत हो गया। और संतुलित बल ये होता है कि संतुलित बल कहते किसे, ये भी शायद समझ लीजिएगा, यदि किसी वस्तु पर एक से ज्यादा बल लगे हों और उनका परिणामी शून्य होता है तो कैसे बल कहलाते हैं,
संतुलित बल कहलाते हैं। तो संतुलित बल है तब भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। अब आता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी ये किसी वस्तु को गति प्रदान नहीं करता है, बल्कि इसमें जो है कौन सा बल, असंतुलित बल यदि कहीं लगेगा, किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तो गति उसमें हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है। तो बताइए यहां पर सबसे कम कहा गया है, किसकी किस में होती, किस माध्यम में होती, किसमें का किस माध्यम में। पहला माध्यम वायु दिया हुआ है, दूसरा माध्यम जल दिया हुआ है, तीसरा माध्यम निर्वात है और चौथा माध्यम लोहे में। तो वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है कि जल में, निर्वात में या लोहे में। आप लोग आंसर दीजिए कौन सा सही होगा इसमें से। तो ध्यान दीजिएगा, वायु में जो ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, याद रखना है वायु में ध्वनि की हाँ एक मिनट रुको, यहां पर निर्वात भी लिखा है, ठीक है। तो वायु में ये जैसे निर्वात को बंद कर लें तो वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होगी, लेकिन ऑप्शन यहां पर निर्वात हो गया। और निर्वात में वायु जो है ध्वनि चल ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करेंगे, नहीं तो ये गलत हो सकता है। ध्वनि की चाल किसमें सबसे कम होती है, इस माध्यम इसके अनुसार यहां पर निर्वात में सबसे कम होती है, और कितना बोले तो 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, नीचे गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा। यदि वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो उसकी गति ऊर्जा आपसे ये दिया है नियत रहती है, दूसरा नंबर बढ़ती है, तीसरा नंबर घटती है और शून्य हो जाती है। देखो जब वस्तु ऊपर से गिरती है नीचे की तरफ, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरेगी तो इसका वेग लगातार बढ़ेगा। वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और जो वेग बढ़ेगा तो इसका मतलब गति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पर नियत रहता है, गलत हो गया है। बढ़ती है, गति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन यदि यहां पर यह कह दिया जाता स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो स्थिति ऊर्जा क्या फिर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, स्थिति ऊर्जा घटती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। गतिज ऊर्जा का सूत्र, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, सबको पता होगा, जरा आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। गतिज ऊर्जा का सूत्र के बराबर होता है हाफ mv²। मिला लीजिएगा जो सही हो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए ही सही निकल गया, हाफ mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। तो ऊर्ध्वपाती वे पदार्थ होते हैं जिनको गर्म किया जाए तो सीधे वो ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा नमक में नहीं होता है, चीनी में भी नहीं होता है, और नीला होता है इसमें भी नहीं होता है। लेकिन नौसादर ऐसा है कि यदि इसको गर्म करते हैं तो ठोस से सीधे ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन बी दिया है ठोस ऑक्सीजन को, तीसरा नंबर दिया है बर्फ को, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क बर्फ को कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सोडियम का प्रतीक क्या है, सोडियम का सिंबल बताना है। तो सोडियम का ये ऑप्शन ए दिया हुआ है के, इन्हें तो ये पोटेशियम का हो गया, ये बी Mg मैग्नीशियम का हो गया, Al एल्युमिनियम का हो गया, तो बचा कौन फिर Na होता है सोडियम का, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Na। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, अंतराणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। देखिए इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें कम या ज्यादा पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि कम पूछा गया है कि ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। जल्दबाजी में कहीं गलत पढ़ लेंगे तो फिर आंसर पूरा गलत हो जाएगा तुरंत। तो अंतराणविक आकर्षण बल बहुत कम किसमें होता है, तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। फिर आता है गैस में और जल में और तीनों अवस्थाओं में। तीनों अवस्थाओं में तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जल में देखिए ठोस से कम होता है, जल में जो अंतराणविक बल आकर्षण बल होता है वो जल से कम होता है, लेकिन बहुत कम किसमें होता है,
गैस में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही होगा? बी, कि अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम किसमें होता है? गैस में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण क्या है? तो आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण ऑप्शन देखो दिया है E = m/c, दूसरा लिखा है E = c², और तीसरा ऑप्शन है E = mc²। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आइंस्टीन का समीकरण है E = m/c²। E यहां पर क्या है? E है ऊर्जा, m क्या है? यम है द्रव्यमान, द्रव्यमान, और c क्या है? ये है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग कितना लिखा जाता है? तो प्रकाश का वेग ये होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी यहां पर c का जो मान लिखना होगा 3 × 10⁸ लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है 1 लीटर किसके बराबर होता है? ऑप्शन दिया हुआ है ए 100 ml के, 10 ml, और फिर दिया है 1000 ml और सभी। तो सभी वाला तो गलत हो गया, ठीक है। और 1 लीटर पूछा गया, तो 1 लीटर में ml ना 100 होते हैं ना 10 होते हैं, सीधे कितने होते हैं? 1000 होते हैं। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1000 ml। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज ये वाटसन दिया, रॉबर्ट हुक ने, जैसे जैसे भी बात आए कोशिका की तो रॉबर्ट हुक लिख लेंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त है, एक जगह खाली है, तो रक्त क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है पेशी ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक, या फिर तंत्रिका ऊतक? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि रक्त है यानी ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 या ए, संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, सुकड़िका किसे कहते हैं? दिया हुआ है राइबोसोम, माइक्रोकांडिया, गाल्जी काय और हरित लवक। तो सुकड़िका किसे कहते हैं? तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो सुकड़िका कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और इस तरह से यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊतक क्या है? तो ऊतक किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है कोशिका के वे समूह जो कार्य और संरचना में समान होते हैं। कार्य और संरचना में जो समान होते हैं क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। दूसरा बताया कोशिकाएं जो बनावट में समान नहीं है, ये हो गया। कोशिकाएं जो कार्य में समान नहीं है, अंग जो बनावट में समान है। तो देखिए ये तीनों गलत हो गए, और ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के वे समूह जो कार्य और संरचना में समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, एटीपी को कोशिका का क्या कहा जाता है? वाटसन दिया है मुद्रा ऊर्जा दिया है ईंधन और इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन भैया जरा देखो तो, सजीव की सबसे छोटी इकाई कौन है? ऑप्शन ए ऊतक दिया हुआ है, ऑप्शन बी केंद्रक है, और ऑप्शन सी है कोशिका, और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सजीव की सबसे छोटी यूनिट क्या है? वो है ऑप्शन नंबर सी कोशिका। अगला क्वेश्चन है लास्ट 20 नंबर, मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी, 22 जोड़ी, 21 और 44 जोड़ी होती है। तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन डी या सी या फिर ऑप्शन डी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 जोड़ी।
तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 के 20 आपने हल कर लिए। कितने सही कितने गलत ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर आते हैं भौतिक विज्ञान में जो लॉन्ग आंसर है, और इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है। पृथ्वी तल से 3200 यानी 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है वो बताना है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10 की पावर 6 मीटर है। ठीक, तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है, और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी स्मॉल जी का मान घटता है। तो यहां पर बात क्या की गई, ऊपर जाने पर। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। फार्मूला लगाएंगे, स्मॉल जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल ऑफ स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर या जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर यू। तो जी डैश ये लिख लीजिएगा, ये है पृथ्वी तल पर स्मॉल जी। लिख लीजिए, आप स्मॉल जी लिखिएगा, बात को मान डाल दीजिएगा। 1 प्लस ये लिखिएगा 1 प्लस ये कितना है, ये है 3200 किलोमीटर ऊपर। तो आप 3200 यहां पर लिख लीजिएगा। मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर त्रिज्या को यदि हम मीटर में लिख लें तो बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर इसको किलोमीटर में, इसको किलोमीटर में लिखा तो इसको किलोमीटर में मीटर में लिख लीजिएगा, और नीचे त्रिज्या तो मीटर में दे ही रखिए। चलिए ऐसा कर लीजिए, इसको यहाँ पर किलोमीटर के बजाय मीटर में लिख लीजिएगा। तो 10 की पावर 3 यानी 1000 से और ऊपर गुणा कर लिया है। देखिए जरा फिर से देखिए, 1 प्लस 3200 लिख दिया, और ये है किलोमीटर, इसको आपने 1000 से गुणा कर लिया तो किसमें बदल गया, मीटर में बदल गया। अब यहां पर आर ई जो लिखा हुआ है वो है 6.4 गुणे 10 की पावर 6, ये लिख लीजिए। यहां तक कोई मुश्किल नहीं है। अब ऐसा करिए, दशमलव हटा दीजिए यहां से, और हाँ ये पावर 2 लगाना है, तो ब्रैकेट के बाहर 2 लगी हुई है। दशमलव यहां से हटाइए और यहां पर एक जीरो बढ़ा लीजिए। वन प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। तो ये लिखिए जी डैश बराबर, यहां जी लिख लीजिएगा 1 प्लस ये है h का मान 3200, तो 3200 लिख जाइएगा, और गुणे 1000 और लिख लीजिएगा। नीचे देखो कितना लिखा हुआ है 6.4, आर ई का मान 6.4 गुणे 10 की पावर 6 है। ये वाला दशमलव हटाइए, यहाँ पर जीरो बढ़ा लीजिएगा, और इसकी पावर 2 लिख दीजिएगा। अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 यानी ऊपर 6 जीरो लगे हैं, नीचे 10 की पावर 6 है। तो ये 6 जीरो यहां से और ये ऐसे हमने हटा दिया है। तो कितना बचा, जी डैश बराबर जी ऊपर लिख लीजिएगा, और 1 प्लस देखिए यहां पर 32 और नीचे 64, आप यह करिए ऐसे, यहाँ पे 32 करना, 32 दूना 64। तो 1 प्लस 1/2 की होल पावर 2, यानी 1 प्लस 1/2 की होल पावर 2 हो गया है। तो जी डैश बराबर यहां जी लिख लीजिएगा, एक और आधा मिलके होता है 1.5 होता है। तो ये कितना आएगा, 3/2, तो 3/2 3/2 का स्क्वायर कर दिया है। तो जी डैश बराबर ये जी इधर लिख लीजिएगा, ये 9 इधर आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जी डैश बराबर जी इंटू 4 अपान
ये 9 हो गया। अब g का मान आप 908 लिख लीजिएगा और बस आंसर पता कर लीजिएगा। तो g डैश बराबर 9.8 या 10 जो आपको अच्छा लगे उसको रख लीजिएगा, गुणे यहाँ पर 4 कर लीजिएगा और 9 से डिवाइड करिएगा, ये भाग करिएगा, जितना आंसर आ जाए वही हो जाएगा पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी त्वरण का मान। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? तो बताइए क्यों आसान होता है? कि समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होने की वजह से उत्प्लावन बल ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गति ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो ऊर्जा होती है, उसे गति ऊर्जा कहा जाता है। द्रव्यमान दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, गति ऊर्जा निकालनी है, तो फार्मूला आपको इसी पेपर में ही आपको बता दिया गया है। गति ऊर्जा का फार्मूला क्या बनता है? हाफ mv² लिख लीजिएगा। m का मान कितना लिखेगा? 2 लिखना है। और वेग कितना लिखेगा? 20 को 2 बार रिवाइज करिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 400 जूल हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जड़त्व किसे कहते हैं उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। और फिर अगला क्वेश्चन इसके साथ में लगा हुआ है, सिद्ध कीजिए संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो इसको भी सिद्ध कर लेना है। अगला फिर क्या कहा है, ठोस द्रव और गैस में समझाइए। तो ठोस द्रव और गैस के अंतर आपको लिखना है। ठीक है, एक अंतर तो यहीं पे पढ़ा दिया गया कि अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में थोड़ा कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ये भी इसी में आया है। मिश्रण किसे कहते हैं, इसके विषय में भी लिखना है। अणु और परमाणु में क्या अंतर है, इसको भी आपको लिखना है। अब जीव विज्ञान में देखिए, पेशी ऊतक की विशेषताएं आप लिखनी है। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, और पादप ऊतक किसे कहते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनका आपको आंसर लिखना है। फिर लघुत्तरी में आ जाइए, इसमें आपसे कहा गया गुणसूत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और फिर और दूसरा प्रश्न है, मधुतक तथा स्थूल कोण में के ऊतक में क्या अंतर है। फिर दीर्घोत्तरी क्वेश्चन को इसको भैया आप तैयार कर लीजिएगा। स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन देखो 2 बार रिपीट हुआ है। फिर अथवा यहां पर आ रहा है, टिप्पणी लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया पर लिखना है, हरित लवक पर और राइबोसोम पर टिप्पणी आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा यहां से पेपर तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, पूरा आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये पेपर आपको पूरा का पूरा फिर से रिवाइज करके हल करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।